तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड वुमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रिबर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन यह नया शरीर पूरा का पूरा एक झरक का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा यह। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से कांप रही थी। साओ तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी नजर उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंगमिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वह कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए केओस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। यह कैसी लाइफ थी उसकी? तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या उन्हें पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शशि ने पहली बार थोड़ा रिलैक्स किया। साफ कमरे को देख उसकी आंखों में डिसबिलीव था। यह शैतान आखिर कर क्या रहा है? मामा, भूख लगी है, मिंगमिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। बस बेबी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। सा ने उसके बाल सहलाए, यह जानते हुए कि उसे इंतजार करना होगा जब तक यह आदमी सो ना जाए तभी वह खाना बना सकती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम बाहर निकले और माम बहलके से सिमट गई। तुमने उन्हें नजरअंदाज किया और घर से बाहर चले गए। सा घबरा गए। क्या वो फिर पीने गया है? उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं था। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। डोंट क्राई मामा, मैं भूखी नहीं हूं। मिंगमिंग ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मां के आंसू पोंछने की कोशिश की। सा का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, सो जा मिंगमिंग, सो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। वो धीमे से गाना गाने लगी और मिंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सा की आंखों से पिछले 2 साल का सारा दर्द फिर सामने आ गया। उसने तय किया कल वो यह नर्क छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमा। सा कांप गई। मिंग के कान ढक दिए। तुम अंदर आए, सोफे पर नजर डाली, फिर टेबल पर रखा खाना उठाकर बेडरूम की तरफ गए। सा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तुम कमरे में मत आओ। धीरे से नॉक हुआ। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना। आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। उसने सुना कि तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बस उसकी तेज सांसें बचीं। मिंगमिंग ने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। आज पिता का अजीब सा व्यवहार उसके दिमाग में गूंज रहा था। टेबल पर रखा खाना देखकर शशि का दिल हिल गया। यह शैतान अचानक दयालु क्यों हो रहा है? क्या चाहता है? मिंगमिंग छोटे पैरों से दरवाजे के पास गई, झांक कर खाने को देखा और हल्की सी लाड टपक गई, पर बिना मां को देखे हिली नहीं। सा ने भारी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी मुस्कान के साथ मिंगमिंग को उठाया। चल चुपचाप खा लेते हैं बाहर। तुमने उनके खाने की आवाज सुनी और फिर अपनी सोच में खो गए। फूड खरीदने के बाद तुम्हें याद आया कि घर में सिर्फ 1800 बचे हैं। पैसे जल्दी प्रॉब्लम बनने वाले थे। अचानक तुम्हारी आंखें चमकी। यह तो पैरेलल वर्ल्ड है। तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया और मुस्कुरा उठे। इस दुनिया का कल्चरल और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह अलग था। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड के अनिंग सिंगर्स यहाँ चार्ट टॉपर्स थे। तुम्हारे दिमाग में एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स उभरने लगे। थकान से चूर होकर तुम नींद में चले गए। अगली सुबह 6:00 बजे तुमने बेडरूम का दरवाजा चुपचाप खोला। टेबल और किचन चमक रहे थे। शशि ने रात में सफाई कर दी थी। तुम बाथरूम में गए। तुम्हें पता था कि शशि सुबह 8:00 बजे से पहले कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि तुम यूजली 10:00 बजे तक सोए रहते थे और जब तक तुम सुबह की ड्रिंक ना कर लो तभी माँ बेटी लेफ्टवर्क खाना खा पाती थी। तुमने फिर एक लंबी सांस ली और वॉश करने लगे।
कमरे में सा जाग चुकी थी पर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाथरूम की आवाज रुकते ही दरवाजा बंद हो गया। शाओशी ने होठ भींच लिए, कांपती सांस रोककर खामोश खड़ी रही, जैसे सोच रही हो अब कहाँ गया यह आदमी। काफी देर बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो सा ने अपनी सोती हुई बेटी पर नजर डाली। दिल कड़ा करके वह धीरे से बिस्तर से उतरी और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। कमरे में शराब की बदबू अब काफी कम थी। खुली खिड़की से आती हल्की ताजी हवा उसकी त्वचा को ऐसे छू रही थी जैसे किसी दूसरे दुनिया की चीज हो। इतने महीनों बाद उसने इतनी साफ हवा सूंघी थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। खिड़की के पास खड़े होकर वह बाहर देखती रही और अचानक उसे एहसास हुआ वो सिर्फ 24 साल की है और जिंदगी इतने सालों से किसी जेल की तरह बीत रही थी। कुछ देर बाद बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई और वह चौंक कर पलटी। तुम्हें देखकर वो ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। तुम भी वहीं रुक गए, थोड़ा झेपते हुए। असल में तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि घर में एक दाना भी खाने को नहीं बचा था, तो तुम मांस, सब्जी और चावल खरीद कर लौट आए थे। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। पहली बार तुमने अपनी पत्नी को ठीक से देखा। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, तुम्हारी असली दुनिया की किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से ज्यादा, पर वो बहुत दुबली थी। चेहरा पीला जैसे महीनों से ठीक से धूप और खाना ना मिला हो। उसे इस हालत में देखकर तुम्हारे अंदर अजीब सा दर्द उठा। तुमने सोचा कैसे कोई अपने ही घर में इतनी क्रूरता कर सकता है। तुमने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग, मैं खाना बनाता हूं। यह सुनकर सा की सांस अटक गई। वह कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि यह आदमी उसे गुड मॉर्निंग भी बोलेगा। खाना बनाना तो दूर की बात। उधर छोटी मिंगमिंग नींद खुलने पर दौड़ती हुई आई। रसोई से आती खुशबू उसकी नन्ही नाक से टकराई और वह बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगी। तुमने हल्की मुस्कान दी, पर मिंगमिंग डर कर पीछे हट गई। तुमने थकी हुई सांस ली और खाना बनाना जारी रखा। जब खाना तैयार हुआ तो तुमने दोनों को बुलाया, पर दोनों वहीं दूर खड़े रहे जैसे तुम फिर से फट पड़ोगे। तुम्हारा मन हल्का सा टूट गया। धीमे से कहा, मैं साइड वाले कमरे में खाता हूं, तुम लोग पहले खा लो, और साइड रूम में चले गए। सा वहीं खड़ी रह गई। उसने साइड रूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर अपनी बेटी की चमकती हुई आंखों को। मिंगमिंग बोली, मॉम, यह डैडी ने बनाया है मेरे लिए। सा रुक गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मिंगमिंग का चेहरा चमक उठा और उसने खुशी से पहला ही कोर मुंह में डाल लिया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसके पिता ने उसके लिए कुछ बनाया था और वो डिलीशियस था। सा चुपचाप खाती रही, मन में उलझन, डर और एक अजीब सा दर्द तैरता हुआ। उधर साइड रूम में बैठे तुमने भूख के बावजूद खुद को रोका। तुम जानते थे वो दोनों अभी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तुमने फोन उठाया, पुराना अकाउंट डिलीट किया, नया बनाया, फिर लोकल ट्रेंडिंग खोला और माथा पकड़ लिया। यह कैसी बकवास म्यूजिक ट्रेंड कर रही है। तभी दिमाग में प्लान आया। तुमने अलमारी से पुराने नोट्स निकाले और कुछ ही मिनटों में एक पूरा म्यूजिक स्कोर तैयार कर दिया। गिटार निकाली, बैठकर आंखें बंद की और स्ट्रम किया। साइड रूम से गिटार की आवाज गूंज उठी। रसोई में खाना खाती सा हाथ रुक गया। यह गिटार, यह तो मेरा था। यह बजा कैसे रहा है? तुम्हारी आवाज धीरे से निकली। बिकॉज आई ड्रीम यू लेफ्ट मी, आई वोक फ्रॉम टीयर्स। कमरे में एक जादुई सन्नाटा फैल गया। मिंगमिंग भी खाना रोककर सुनने लगी, छोटी सी गर्दन तिरछी करके, जैसे पहली बार किसी सेफ चीज का एहसास हो रहा हो। सा की आंखें फैल गई, आंसू बिना पूछे बहने लगे। 2 साल, 2 पूरे साल उसने कोई संगीत नहीं सुना था। 2 साल सिर्फ डर, चीखें, मार और लोनलीनेस। अब सामने उसी दानव जैसी शख्सियत की आवाज में इतनी सॉफ्टनेस, इतना इमोशन कि उसका दिल खुद को रोक ना पाया। उसकी आंखें भर आई, कंधे कांपने लगे और 2 साल का जमा दर्द उसी धीमी रोशनी वाले कमरे में टूटकर गिरने लगा। अब इतने दिनों बाद हिम्मत करके घर से निकलने का प्लान बनाया था, पर यह अचानक आई आवाज, यह गाना, इसका मतलब क्या था? इतना बदलना? शाओ अंदर तक हिल गई थी। डर उसके सीने में ऐसे फंसा था जैसे सांस रुक गई हो। डर भविष्य का, डर इस अचानक बदल चुके इंसान का। कहीं यह सब एक छोटा सा सपना तो नहीं? म्यूजिक रुक चुका था। मिंगमिंग ने देखा कि उसकी मां रो रही है। वह तुरंत शो की गोद में चढ़ गई और अपनी नन्ही उंगलियों से उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगी। डोंट क्राई मामा, डोंट क्राई, मिंगमिंग इज हियर। उसे लगा मां को फिर दर्द हुआ है। वो शाओ की पीठ की तरफ झुककर धीरे धीरे फूंक मारने लगी, जैसे छोटा सा इलाज कर रही हो। कपड़ों के अंदर शाओ की पीठ पर हल्के बैंगनी निशान थे।
वो निशान जो पिछले 2 सालों की खामोशी की काली कहानी थी। उधर तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे गाने ने माम बब पर क्या असर डाल दिया। तुम उस वक्त तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ, बस नाक से नीचे तक, हाथ में गिटार और एक हल्की सी क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट। इस बार तुमने पूरे तरीके से गाना गाया, स्टार्ट से फिनिश तक। रिकॉर्ड पूरा होने पर तुमने वीडियो सेव किया, एक्स्ट्रा हिस्से काटे, ऑडियो निकाला और कॉपीराइट डालकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। टाइटल लगाया, अ लाइफ विद यू एन ओरिजिनल सॉन्ग। उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आए, शायद ढेर सारे लाइक्स भी मिले। अपलोड करने के बाद तुमने लंबी सांस छोड़ी, फाइनली डन। अब बस देखना है रिस्पांस कैसा आता है। गिटार को वापस वार्डरोब में रखा, खाली पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, माँ बेटी ने खाना खत्म किया होगा। भूख अब जान ले रही थी। इंतजार नहीं हुआ। तुमने धीरे से दरवाजा खोला और चोरों की तरह बाहर झांका। तुमने देखा शाओया मिंगमिंग को गोद में उठाकर टेबल से पीछे जा रही है। उसकी आंखें लाल थी, जैसे बहुत देर से रो रही हो। तुम्हें देखते ही वह रुक गई, फिर तेजी से बेडरूम की तरफ लौट गई। तुमने राहत की सांस ली और आखिरकार टेबल पर बैठे। अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा खाना तुम्हारे लिए छोड़ा था। तुमने बाजरे का दलिया खाया, बर्तन साफ किए, सब समेट दिया। कुछ करने को नहीं था तो तुम इधर उधर घर देखने लगे। 50 वर्ग मीटर का छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट, शादी के वक्त मिलकर खरीदा था। अब सब पुराना लग रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि श्या और बच्ची ने 2 साल ऐसे गुजारे, घर में कैद, दुनिया से कटी जैसे कोई छोटी सी जेल। तुम जानते थे कि सब एक झटके में ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम छोटे सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगे। घर कैसे संभालें, बच्चे को खुश कैसे करें, हाउ टू बी अ गुड फादर। इंटरनेट पर एडवाइस इतनी थी कि तुम्हारा दिमाग घूम गया। तभी बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला। एक छोटी सी सिर बाहर निकली, मिमी। उसकी बड़ी चमकती आंखें तुम्हें जिज्ञासा से देख रही थी। उस मासूम नजर ने तुम्हारा दिल नरम कर दिया। उसका चेहरा भी मां की तरह दुबला था। तुमने सोचा थोड़ा सा गोलम टोल हो जाए तो कितनी प्यारी लगेगी। पहले तो माम बस सिर्फ बचा खुचा खाते थे, ऊपर से शराब मिली चीजें बच्ची को देना मना था। पुराने मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे, तो यह दोनों किसी तरह जिंदा रहे। तुम मुस्कुराना चाहते थे, पर जैसे ही होंठ उठे मिम्मी डर गई, दरवाजा बंद कर भाग गई। फिर शाऊ की आवाज आई अंदर से, उसे सहलाते हुए, समझाते हुए। तुमने नाक छुआ बेबस होकर और वक्त बीतता गया। दोपहर हो गई। तुमने फोन रखा, अब लंच बनाना पड़ेगा। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। शाओया बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे कपड़ों का ढेर उठाए बाथरूम की तरफ चली। उसने तुम्हें नॉट इवन नोटिस करना चाहा, पर तुमने महसूस किया वो हल्के से डरकर सिमटी थी। तुम्हें अचानक याद आया, तुम्हारे कल वाले कपड़े तो अभी भी वॉशर में पड़े हैं। तुम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए। शव अंदर तक घबरा गई। इस वक्त तुम यूजली दोस्तों के साथ दारू पीने जा चुके होते, पर अब तुम घर पर थे और उसके पास आने की आवाज ने उसकी सांस बांध दी। वो मेरे और पा था, तुम्हारे कपड़े वॉशर में है, पहले मैं निकाल लूं प्लीज। तुम्हारी आवाज उसके पीछे से आई। वो कपड़े निकालने के लिए झुकी थी और डर से हल्का उछल गई। तुम्हें देखते ही और सिमट गई। बी केयरफुल, तुमने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में कहा। शाओ को महसूस हुआ तुम परमिशन मांग रहे हो। यह उन्हीं 2 सालों में पहली बार हुआ था। उसकी आंखें झुक गई, आवाज पतली, ठीक है तुम कर लो। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसके गले पीठ पर वह हल्के बैंगनी निशान तुम्हारी आंखों से बच नहीं पाए थे। तुमने नजरें हटा ली, वॉशर पर ध्यान दिया। लंच में बना लूंगा, मिनमी उठे तो बोल देना। शो एक कदम और पीछे हुई। पैनिक, उसकी मौजूदगी तुम्हारे आसपास सिकुड़ने लगी थी। तुमने बस कपड़े उठाए और बालकनी पर जा लगे। वो वहीं वॉशर के पास खड़ी रह गई, किचन की तरफ देखते हुए। कंफ्यूजन, डर और उम्मीद की अजीब सी मिलीजुली हवा में क्लोथ सुखाकर जब वह वापस आई, तुम अब भी किचन में लगे हुए थे। तभी मिंग मिंग नींद से जागी, नंगे पैर आंखें मसलते हुए। तुम्हें किचन नहीं डोरक्रत के लिए लगे हुए थे। मैं देख उसे छोटा सा आश्चर्य लगा। वो डोर फ्रेम से टिक कर तुम्हें चुपचाप देखने लगी। शमुड़ी और अपनी बेटी को इस तरह देखते हुए देखा, हाफ स्लीपी हाफ हैप्पी, और उसकी आंखें चमक रही थी। बस इतना देखना उसके लिए बहुत था। वो जैसे टूट गई, उसी हॉलवे की दीवार से टिक कर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और आंसू बहते गए खामोशी में बिना आवाज के। यह वही सीन था जिसका उसने 2 साल पहले सिर्फ सपना देखा था। लंच तैयार हो गया।
तुमने आज भी उनके साथ टेबल पर नहीं बैठा। खाना रखकर तुम जल्दी से घर के बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर श्याओ ने आंसू पोंछे, होंठ दबाए और अंदर की तरफ दौड़ी। वो खड़ी हुई, मिंगमिंग को गोद में पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चली। उस पल उसके अंदर क्या क्या चल रहा था, यह कोई नहीं समझ सकता। खुद वह भी नहीं जान पाई कि वह आखिर महसूस क्या कर रही थी। खाना ब्रेकफास्ट जितना ही स्वादिष्ट था और छोटी सी बच्ची ने खुशी खुशी स्टीम्ड एग भी खा लिया था। लेकिन माँ बेटी की यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और तुम अंदर आते दिखे, हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए हुए। मिंगमिंग हल्की सी डगमगाई। उसके मुंह में अब भी स्टीम्ड एग वाला छोटा स्पून था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी हर मूव को फॉलो कर रही थी। तुमने नजरें नीचे रखी। तुम सीधे सोफे तक गए, बैग रखा और थोड़ी भारी आवाज में बोले, तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया हूं लगाना, और छोटी के लिए एक टॉय भी लिया है। पता नहीं उसे पसंद आई या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बाकी छोटी बच्चियों के पास ऐसा होता है तो इसके पास भी होना चाहिए। शो ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुछ सेकंड रुके, फिर धीरे से बोले, मुझे पता है तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मुझे यह बोलना जरूरी था। मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा और मैं तुम दोनों को कभी हिट नहीं करूंगा। तुम और मिंगमिंग को अब घर में इतने डर के साथ नहीं जीना पड़ेगा। बच्ची अभी छोटी है, उसके लिए यह एनवायरनमेंट सही नहीं है। यह सब एक सांस में बोलकर तुम्हें लगा जैसे सीने से कोई भारी चीज उतर गई हो। उसका कोई जवाब आए बिना तुम चुपचाप साइड बेडरूम में चले गए। शशि ने तुम्हें जाते देखा और बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही वह समझ नहीं पाई कि उस अचानक बदले हुए इंसान पर भरोसा करे या नहीं। कमरे के अंदर जाकर तुम और बुरा महसूस करने लगे। आंखें लाल थी और बाहर रहते हुए तुम बस इतना कर रहे थे कि उन्हें तुमसे कम से कम डर लगे। दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर पॉसिबल होता तो तुम यहां आते ही नहीं, यह सब देखते ही नहीं। खासकर शूशा के शरीर पर वो मार्क्स, जैसे किसी ने तुम्हारी रूह पर वेट रख दिया हो। सिर्फ एक दिन इस घर में रहकर ही तुम ऑलमोस्ट टूट चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपनी ही फैमिली के लिए इतना जहर कैसे रख सकता है। लंच के बाद सा ने तुम्हारे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से तुम्हें पता चला कि वह दोनों खाना खा चुकी हैं। तुम उठकर बाहर आए। कॉफी टेबल पर बैग अब भी उसी तरह रखा था, बिल्कुल अनटच्ड। तुमने होंठ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करो। आखिर में चुपचाप बैठकर खाना शुरू कर दिया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा दोबारा खुला। मिंग मिंग ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और क्यूरियोसिटी से तुम्हें देखते हुए रुकी रही। इस बार तुमने उसे मुस्कुरा कर देखा और वह भागी नहीं। उसकी आंखें अब भी तुम्हारे हर मुंह। तुमने चौपस्टिक रख दी और बहुत ही जेंटल आवाज में बुलाया। मिंग मिंग आवाज सुनकर वो हल्का सा कांपी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी। उसने मास्टर बेडरूम की तरफ देखा, जैसे हिम्मत जुटा रही हो, फिर वापस तुम्हारी तरफ। छोटी सी मुलायम आवाज उसके मुंह से निकली और उसे सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांप गया, आंखों में पानी आ गया। क्रॉसिंग ओवर के बाद इतनी प्यारी साउंड पहली बार सुनी थी। मिंगिंग मिंग ने सिर्फ तिरछा किया, कंफ्यूज्ड थी कि डैडी एक साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा है। तुमने हल्की सी आवाज में उसे जवाब दिया, फिर उठकर सोफे पर गए। बैग खोला और वो प्राज में थे। डैडी प्राज में आगद है। डोल निकाली जो अभी अभी खरीदी थी। तुमने उसे हल्के से हिलाकर मिंग 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 को दिखाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकी। वो डोल को देखती, फिर मास्टर बेडरूम की तरफ, फिर वापस डोल की तरफ। कुछ पल हिचकिचाई और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चली आई। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। तुम नहीं चाहते थे कि डर की वजह से वह वापस भाग जाए। मिंग मिंग को सिर्फ इतना पता था कि डैडी अच्छा खाना देता है और अब एक टॉय भी लाया है जो उसे पसंद है। उसने महसूस किया कि डैडी उसे या उसकी मां को हर्ट नहीं करेगा। वो तुम्हारे पास आई, छोटा सा मुंह ऊपर उठाया, जोर से सूंघा और फिर मुस्कुराई। यू लाइक द डोल डैडी? तुमने जितनी सॉफ्टनेस ला सकते थे उतनी लाकर उससे बात की। उसकी छोटी उंगलियां डोल लेने को हिली, लेकिन वह खुद इतना हिम्मत नहीं कर पाई। बस तुम्हारी आंखों में देखती रही। तुम धीरे से उसके लेवल पर घुटनों पर बैठे और डोल उसके हाथ में रख दी। इस बार उसने सच में डोल पकड़ ली। उसकी आंखें चमक उठी। वो डोल को देखती, उसे हाथों से टटोलती और उसकी आंखें खुशी से चांद की तरह टेढ़ी हो गई। उसे इतना खुश देखकर तुम्हारे अंदर कई तरह की फीलिंग्स एक साथ उठी। उसके छोटे से दुबले चेहरे को पास से देखकर, उसके फीके 2 साइज छोटे कपड़ों को देखकर दिल में जैसे सुई चुभ गई।
वह सिर्फ 3 साल की थी। उसे प्यार मिलने का हक था और वो इतनी सी डोल से इतनी खुश हो रही थी। तुमने दांत भी जल्दी से आंखों से पानी पहुंचा, चेहरा सीधा किया और उसे क्वाइटली खेलते हुए देखते रहे। इधर मास्टर बेडरूम में शू और भी नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब ठीक है या गलत, लेकिन तुम्हारी एक बात उसने मन में रख ली। बच्ची अभी छोटी है, उसे ऐसे माहौल में नहीं पलना चाहिए। बच्ची को तुम्हारे पास आने देना ही उसका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। श्याऊ के आंसू निकल आए। वो चुपचाप बेड पर बैठी, आंखें पोंछती रहीं। प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ने सिर्फ 2 घंटे में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली थी। अभी वो नंबर 5 पर था। यंग चंगलिन ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने भौं सिकोड़कर शॉली से टैबलेट लेने का इशारा किया। क्यों इतना घबरा रहे हो? यह पहली बार थोड़े हुआ है। कौन सा बड़ा इन्फ्लुएंसरर गड़बड़ कर गया इस बार? कोई बड़ा इन्फ्लुएंसरर नहीं है, श्ली ने धीमी आवाज में कहा, उसकी एक्सप्रेशन पढ़ते हुए। यह एक नया अकाउंट है, आज ही बना है, और वीडियो हमारी पुश सिस्टम से भी नहीं गया। बस एक सॉन्ग है। यह सुनकर यांग चोंगलिन की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। पहले वाला बोर्डम अब क्यूरियस में बदल चुका था। एक सॉन्ग और बिना प्रमोशन के नंबर 5। वो कुर्सी पर पीछे झुकी और धोई की ट्रेंडिंग लिस्ट खोली। उसकी आंखें और फैल गई। यह तो अब नंबर 4 पर पहुंचा हुआ है। चलो देखते हैं किस तरह का सॉन्ग है। जैसे ही उसने सॉन्ग सुना, कमरा कुछ सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो गया। दोई में इतने सालों में उसने ऐसा खूबसूरत सॉन्ग कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत क्रिएटर की प्रोफाइल खोली। शिन्याओ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। नाम भी अच्छा है। शवली, तुमने अच्छा काम किया। इस वीडियो को पुश करो, कल यह नंबर 1 होना चाहिए। शालिली ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। उसके जाते ही यंग चोंगलिन ने फिर से वो सॉन्ग प्ले किया। उसकी उंगलियां टेबल पर रिदम के साथ टैप कर रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने मोबाइल उठाया और एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया। उधर घर पर तुम सुबह 5:00 ही उठ चुके थे। तुम्हें अभी तक यह पता ही नहीं था कि तुम्हारा सॉन्ग वायरल हो चुका है। जल्दी से मुंह हाथ धोकर तुम मॉर्निंग रन पर निकल गए, लेकिन तुम्हारा शरीर उम्मीद से ज्यादा कमजोर था। कुछ ही मिनटों में सांस फूल गई। बार बार रुकना पड़ा। 1 घंटे में जैसे तैसे 5 की डॉटमी पूरा किया। वही टारगेट जो तुमने खुद के लिए सेट किया था। जब तुम 7:40 पर घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही शाऊ से टकरा गए। वह अभी बाथरूम से निकली थी तो ओलिया से बाल सुखाती हुई तुम्हें देखकर वह हल्का सा चौंक गई। मुझे लगा तुम घर पर ही हो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वो जल्दी से बोली। तुम 1 सेकंड के लिए ऑकवर्ड हुए, फिर पूछा, मिंगमिंग अभी सो रही है? सियाशी ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हें मॉर्निंग एनर्जी से भरा हुआ देखकर वो आदमी जो पहले हमेशा बिखरा रहता था, उसका दिल अजीब सा घबरा गया। वो तुरंत किचन की तरफ निकल गई जैसे भाग रही हो। तुम मुस्कुराए। मैं नहा लूं, फिर ब्रेकफास्ट बना दूं? कुछ खास खाना है तुम्हें? तुम्हारी आवाज में हल्की टिगिंग वर्म्स थी। इस बार वो कदमों में रुक गई, फिर धीमे से बोली, नहीं तुम बैठो, मैं बच्ची को संभाल लूंगी। और वो बेडरूम में गायब हो गई। नहाने के बाद तुम बहुत भूखे थे और तुम्हारा शरीर शराब की क्रेविंग से भी लड़ रहा था। किचन में काम करते हुए तुम बार बार गर्म पानी पीते रहे ताकि क्रेविंग थोड़ी कम हो सके। मिंगमिंग जाग चुकी थी। सियाशी ने उसे तैयार कर दिया था और वह वही गुड़िया पकड़े खड़ी थी जो तुमने कल खरीदी थी। वो किचन के दरवाजे से झांक रही थी। उसी क्यूरियोसिटी के साथ तुमने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग मिनमिन, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? मिंगमिंग ने सिर तिरछा किया, थोड़ा सोचा, फिर उत्साहित होकर बोली, स्टीम्ड एग। मुझे स्टीम्ड एग चाहिए। तुमने हंसकर कहा, डन, स्टीम्ड एग ही बनेगा। जब तुमने उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, वह हल्का सा पीछे हट गई। तुम हंसे। उसका धीरे धीरे तुम पर भरोसा करना तुम्हारे दिल में एक अजीब सी वॉर्मत भर देता था। तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और बेडरूम में वापस चले गए ताकि माम आराम से खा सकें। इस बार अंदर से हंसी और थोड़ी सी बातें सुनाई दे रही थी। घर में पहली बार इतनी नरमी महसूस हो रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए तुमने फोन उठाया, साइलेंट मोड में। जैसे ही स्क्रीन अनलॉक हुई, नोटिफिकेशंस का सैलाब तुम पर टूट पड़ा। तुम लिटरली चौंक गए। 2 ही खोला पेज देखा और तुम्हारी आंखें लगभग फटी रह गई। एक दिन में 1 मिलियन फॉलोवर्स, 2 मिलियन लाइक्स, लगभग 1 मिलियन कमेंट्स, और हर कमेंट में सिर्फ तारीफ। बैक एंड वॉलेट खोला। तुम ऑलमोस्ट हक्का बक्का रह गए।
3,20,000 UN सिर्फ एक दिन में, सिर्फ ट्रैफिक से, जीरो एड्स। तुमने तुरंत पैसे बैंक में ट्रांसफर किए। अब ग्रोसरी तक खरीदने में डर नहीं रहेगा। वो दिन गए जब सिर्फ 1,000 UN बचे होते थे। माँ बेटी के खाने का इंतजार करके तुम बाहर आए, जल्दी से टेबल साफ किया, बर्तन धोए और फिर फोन उठाकर बाहर निकल गए। तुम जिस इलाके में रहते थे वह पुराना सा डिस्ट्रिक्ट था, चीप, रन डाउन और भीड़ भाड़ वाला। शादी के बाद तुम दोनों की आमदनी कम थी, इसलिए यही जगह अफोर्ड हो पाई थी। फिर 2 साल में तुम्हारा असली वाला पार्टनर लगातार बेरोजगार रहा, शराब पीता रहा और सीओ का फोन तक बेच दिया था। इसलिए अब तुम अकेले ही मॉल की तरफ निकल गए और जो सबसे पहली चीज तुमने देखी वो थी एक बड़ा सा शोरूम, एक मशहूर डोमेस्टिक स्मार्टफोन ब्रांड का। शायद इसलिए कि उस वक्त ज्यादातर लोग काम पर होंगे। स्टोर लगभग खाली था। काउंटर के पीछे एक जवान सेल्स गर्ल आराम से अपने नाखून पेंट कर रही थी। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह जल्दी से तुम्हारी तरफ बढ़ी। हाय सर, नया फोन लेना है। तुमने हल्का सा सिर हिलाया काउंटर के मॉडल्स देखते हुए। कुछ देर घूमने के बाद आखिरकार तुमने एक स्काई ब्लू मॉडल चुन लिया। सेल्स गर्ल का चेहरा खिल गया। वाओ, ग्रेट चॉइस, हैंडसम, हमारा लेटेस्ट मॉडल है, कटिंग एज टेक, एक सॉक्स, और दुनिया का पहला फोन जो सैटेलाइट कॉल सपोर्ट करता है। तुमने सोचा और कहा, सिम कार्ड भी मिलता है क्या? वो बोली, ऑफ कोर्स, आपके लिए ही चाहिए। नहीं, मेरी वाइफ के लिए है, तुमने आराम से जवाब दिया। सेल्स गर्ल एक सेकंड को ठिठक गई, अंदर ही अंदर थोड़ा डिसपॉइंटेड भी हुई। इतना अच्छा लड़का, ऑलरेडी मैरिड, गुड मैन आर ऑलवेज टेकन, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोली, आपकी वाइफ बहुत लकी है सर, बट सिम कार्ड के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा, आईडी प्रूफ के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस फोन पैक कर दो। तुमने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि सिम के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। फोन पैक हुआ, तुमने स्कैन करके पेमेंट किया और जल्दी से बाहर निकल गए। अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी था, टाइम नहीं था बर्बाद करने का। घर पर शाशी ने पूरा घर चमका दिया था। अब वह सोफे पर बैठकर नीले आसमान को देख रही थी। 2 दिन की हवा बदलने के बाद कमरा शराब की बदबू से पूरी तरह मुक्त था। ताजी हवा चल रही थी। उसके लिए यह सब ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। एक छोटी सी कंफर्ट जिसे उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मिंगमिंग भी खुश होकर खेल रही थी, जिससे शाशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जिंदगी थोड़ी अच्छी लग रही थी। तभी दरवाजे की अनलॉकिंग की आवाज आई। मिंगमिंग उछलकर फारा किस्सी हाल कर आग घाल के टी अपनी गुड़िया पकड़कर शाशी की बाहों में छुप गई। बाहर तुम मूव्स से कह रहे थे, धीरे भाई, स्क्रैच मत करना, सीधे अंदर रखो। शाशी थोड़ी घबरा गई और मिंगमिंग को कसकर पकड़े कमरे की ओर खिसक, लेकिन क्यूरोसिटी हावी हो गई और उसने दरवाजे की दरार से झांका। तुम और एक बंदा एक क्रीम कलर का क्लाउड स्टाइल सोफा अंदर ला रहे थे। तुम्हारी नजर उससे मिली और तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक उठा। थोड़ा गर्म पानी दे दोगी? मूवर्स को ब्रेक दे दूं? तुमने कहा, हाँ हाँ अभी लाई। वो थोड़ा हड़बड़ाई और किचन में चली गई। फिर तुम मूवर्स के साथ नया सोफा, टीवी, फ्रिज और बाकी अप्लायंसेस लाए। हर नई चीज के आते ही घर का पूरा वाइब बदल गया। जो घर थका हुआ, पुराना और टूटा फूटा लगता था, अब फ्रेश, अलाइव और कंफर्टेबल दिखने लगा। पुराना सब सामान तुमने 800 UN में बेच दिया था। शाशी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे आए कहां से, क्योंकि उसके हिसाब से तो घर में अभी भी तंगी होनी चाहिए थी। मूवर्स को विदा करके तुम बड़े से बैग के साथ लिविंग रूम में आए और एक ताजी सांस ली। अब यह सच में किसी का घर लगता था, किसी का टूटता हुआ जीवन नहीं। तुमने पसीना पोंछा, बैग को नए कॉफी टेबल पर रखा और सॉफ्ट सोफे पर बैठ गए। किचन में माँ बेटी अब भी शौक में खड़ी थी। मिंगमिंग अपनी माँ की टांग पकड़े नई चीजों को घूर रही थी। तुमने उसे देखा और तुम्हारी आंखें खुशी में सिकुड़ गई। तुमने बैग से एक बड़ा पिंक टॉय निकाला और टेबल पर रखा, नजरें उसी पर टिकाए हुए। जैसा एक्सपेक्टेड था, मिंग की नजरें उस टॉय पर अटक गई। एक हाथ में गुड़िया, दूसरे हाथ से शाशी की शर्ट पकड़े वो आगे झांक रही थी। यह क्या है डैडी? उसने धीमे से पूछा। तुमने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। आओ देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया है। वो तुरंत नहीं आई। पहले अपनी माँ की तरफ देखा, फिर हिचकते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ी। तुमने टॉय खोला। अंदर एक छोटा सा प्रिंसेस हाउस था। प्रिंसेस का घर सजाएंगे डैडी के साथ। तुमने पूछा। उसकी आंखें चमक उठी।
वो धीरे धीरे तुम्हारे घुटनों के पास आ गई। तुमने छोटी सी प्रिंसेस फिगर उठाई। प्रिंसेस अभी रेडी नहीं है, डैडी नहीं कर पाएगा। क्या तुम हेल्प करोगी उसे प्रीटी बनाने में? उसने झिझके हुए फिगर लिया। तुमने उसका छोटा हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसे फील करवाया। फिर तुमने पिंक ड्रेस उठाई और उसका हाथ गाइड किया। डैडी इज काउंटिंग ऑन यू, प्रिंसेस को रेडी करने के लिए। ओके डैडी। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भर गई। डैडी के हाथ कितने वार्म हैं, मॉमी से भी ज्यादा वार्म, वो मन ही मन सोच रही थी। फिर तुम्हारी ऑकवर्ड सी एक्सप्रेशन देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी सोसेली मैं सिखाती हूँ। वो प्रिंसेस को क्लम्सली ड्रेस कर रही थी, तुम्हारे घुटने से लगी हुई। तुम भी हंस दिए और दोनों मिलकर छोटे से प्रिंसेस हाउस को सजाने लगे। कमरे में वारमत फैल गई। एक छोटी सी फैमिली लाइक मोमेंट। दरवाजे पर टिककर खड़ी शाशी यह दृश्य देख रही थी, आंखें नमदिल भरा हुआ। तुमने ऊपर देखा, वह तुम्हें ही घूर रही थी खोई हुई। उसकी हल्की नीली शर्ट जो ज्यादा धुलने से फीकी पड़ चुकी थी, तुम्हारी नजर में सीधी चुभ के भा गई। एक पल को तुम्हें याद आया, यह वही पेरेंट चाइल्ड मैचिंग आउटफिट था जो साउ ने मिंग के दूसरे जन्मदिन पर चुपके से खरीदा था। बाद में जब डे केयर वालों ने यह बात पकड़ ली तो शियाओ याओ को सजा दी गई थी। असली मालिक ने तो उसका फोन तक बेच दिया था। यह याद आते ही तुम्हारी सांस अटक गई। अगले ही सेकंड तुम अचानक उठे, मुंह दबाया और बाथरूम की तरफ भागे, जहां तुम जोर जोर से उल्टी करने लगे। अब तुम्हें समझ आया कि जब इंसान में थोड़ी सी भी कॉन्शियस बची हो तो ऐसी हरकतें खुद की आंखों से देखना कितना घिनौना और गुस्सा दिलाने वाला लगता है। अचानक हुई आवाज से मां ब दोनों डर गई। श्याओया कांपी, फटाफट सोफे की तरफ भागकर मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। छोटी मिंग तो और भी सहम गई, कहीं जैसे पहले होता था वैसे ही गुस्सैल। खूंखार पिता फिर बाहर आकर उस पर बरस ना पड़े। उसके लिए तो यह उल्टी की आवाजें हमेशा किसी मैन ईटिंग टाइगर जैसी रही थी। कुछ देर बाद तुम बाथरूम से लड़खड़ाते हुए बाहर आए, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, और सामने डरी सहमी श्याओ याओ और मिम्मी को देखकर दिल और भी भारी हो गया। पेट अभी भी मिचला रहा था, पर तुमने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, सॉरी, मेरा मतलब डराने का नहीं था, बस तबीयत खराब हो गई। अब जब तुम उसकी बॉडी में रह रहे थे तो यह सोचकर ही तुम्हारे पूरे शरीर पर जैसे हजारों चींटियां ही दौड़ गई। शाओया और मिंगमिंग दोनों अभी भी दूरी बनाए रही तो तुमने एक भारी सांस ली। उनके पास से गुजरे मिंगमिंग को धीरे से पकड़ा और सीधे किचन में जाकर सब्जियां हो धोने लगे। मिंगमिंग ने शायद खेल भी पूरा नहीं किया होगा। तुम खेलते रहो, मैं लंच बनाता हूं, तुमने कहा। शो ने तुम्हारी तरफ देखा, वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन एक अलग सा सुकून। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मिंग को गोद में लेकर फिर सोफे पर बैठ गई। मिंग ने मां की बाहों के बीच से झांककर तुम्हारी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि उसका जेंटल डैडी अभी भी वहीं है। जब तुम खाना टेबल पर रखकर निकले, शू चुपचाप साइड के कमरे में चली गई। उसके होंठ हल्के से हिले जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज नहीं निकली। खाना खाते वक्त मिंगमिंग ने अचानक पूछा, मॉम, डैडी हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे? शू ने मसालेदार तली हुई मांस का टुकड़ा चबाते हुए उसकी तरफ देखा। यह उसका मनपसंद खाना था, लेकिन शादी के बाद उसने इसे लगभग छोड़ा दिया था क्योंकि तुम्हें स्पाइसी बर्दाश्त नहीं था। उसने बेबी की तरफ देखा, फिर कमरे की तरफ और फिर मुस्कुराई, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरे। क्योंकि डैडी और मामी अभी रेडी नहीं है, उसने धीरे से कहा। मींग समझी नहीं, बस और ज्यादा उलझ गई। उधर तुम कमरे में फर्श की तरफ देखते बैठे थे। तुम जानते थे यह उल्टी शारीरिक नहीं, पूरी तरह साइकोलॉजिकल थी। जितना खुद को समझाते उतना ही सच्चाई याद दिलाती कि इस शरीर का असली मालिक कैसा राक्षस था। दिमाग भटकाने के लिए तुमने फोन उठाया और डॉइन की ट्रेंडिंग वीडियोस पर स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारा वीडियो अभी भी टॉप पर था, लाखों कमेंट्स, नए सॉन्ग्स की डिमांड। किचन में बर्तनों की आवाज आई तो तुमने फोन नीचे रखा और कमरे का दरवाजा खोला। टेबल पर तुम्हारा खाना रखा था। साओ बर्तन धो रही थी और मिंग अपने नए टॉय के साथ मजे से खेल रही थी। तुम्हें देखते ही मिंग का डर काफी कम था। तुम मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ फेरा और किचन की तरफ बढ़े। तभी शाओ बाहर आई और तुम्हारी नजर उससे मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाथों को पता नहीं था कहाँ रखें। वो नर्वस होकर अपनी शर्ट का कोना मरोड़ने लगी। उसकी ये छोटी दबेबे जेस्चर्स देखकर तुम अंदर ही अंदर आह भरे बिना नहीं रहे। यही नरमी, यही संकोच था जिसकी वजह से पुराना दानव उसे सालों तक कुचलता रहा।
सोच हड़कते हुए तुमने कॉफी टेबल से एक नया फोन उठाया। तुमने नरमी से कहा, तुम्हारे लिए फोन खरीदा है, देखो पसंद आता है या नहीं। और एक बात करनी थी, बैठोगी यहां? शाऊ ने पहले नीचे देखा, फिर हिम्मत करके ऊपर, तुम्हारी साफ शांत आंखों में देखते हुए फिर उसने टेबल पर रखे उस नए स्काई ब्लू फोन को देखा और धीरे से सोफे पर बैठ गई। क्या बात करनी थी? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा में घुल जाती हो। तुमने जवाब नहीं दिया, बस फोन को अनबॉक्स करके सेट किया और उसके सामने रख दिया। इसमें सिम कार्ड है, बस तुम्हें खुद जाकर रजिस्टर करवाना होगा। मेरा नंबर इसमें सेव है, अगर मैं घर पर ना रहूं तो कभी भी कॉल कर सकती हो। फिर जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और उसके सामने रख दी। यह कुछ पैसे निकाल कर लाया हूं, आज दोपहर मिंगिंग मिंग को बाहर घुमा लाना। घर में बंद रहना ठीक नहीं होता, कुछ भी चाहो क्लोथ्स वगैरह ले लेना। मैंने देखा तुम दोनों के कपड़े काफी छोटे हो चुके हैं, और सिर्फ हाफ बैंक कार्ड लेकर फिरना कन्वीनियंट भी नहीं है, ना सेफ। तुम एक ही सांस में सब बोल गए। शू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। तुम्हें वह एक एक बात ध्यान से सुन रही थी, जैसे किसी ने पहली बार उसे इंसान समझा हो। जब उसने फोन नहीं उठाया तो तुमने नाक खुजाते हुए पूछा, फोन पसंद नहीं आया? कलर अच्छा लगा था और न्यू मॉडल है, चाहो तो दूसरा ले आते हैं। उसने सिर हिलाया, आंखें चमकते हुए तुम पर टिक गई। नहीं पसंद है, थैंक यू। आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई, जैसे दिल में कुछ टूट कर फिर जुड़ गया हो। तुमने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा दूसरा ले आते हैं, मुस्कुराते हुए नजरें हटाई। गुड, फिर थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं खाना खा लेता हूं। तुम तेजी से उठकर टेबल की तरफ चले गए। मन ही मन सोचती रह गई कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से, पर तुमने नहीं बताया तो उसने भी नहीं पूछा। उसने फिर एक बार उस स्काई ब्लू फोन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक पतली सी रोशनी चमकी। मंगमिंग ने अपना छोटा सा खिलौना नीचे रखा और उत्सुकता से अपनी मां के हाथ में पकड़ा नया फोन देखने लगी। सीओ ने उसका सिर हल्के से सहलाया और मां बेटी दोनों फोन को देखती रही। एक बड़े हाथ, एक छोटे हाथ, और दोनों की निगाहें स्क्रीन पर ग्लूड। सुबह इतना पसीना बह चुका था कि तुमने लंच भी खत्म कर लिया था और बर्तन भी धो दिए थे। प्लान था कि एक हॉट शावर ले लिया जाए, लेकिन माम बब को पूरे दिन हॉल में बैठे देखकर तुम्हें अजीब सा लगा। मन मारकर तुम वापस बेडरूम में चले गए, थोड़ा खींचे हुए। नहाना अब शाम तक टल गया। शाम के करीब 5:00 गर्मी थोड़ी नरम पड़ी। सयाऊ ने सोफे पर बैठे बैठे हिचकिचाते हुए मेज पर रखे पैसे उठाए और मिंगमिंग को लेकर बाहर निकल गई। मिंगमिंग तो जैसे महीनों बाद बाहर निकली थी। एक हाथ में उसकी गुड़िया, दूसरे में मां का हाथ, और बाहर निकल गई, बड़ी बड़ी गोल आंखें जैसे नई दुनिया को पी रही हो। दूसरी तरफ सीओ थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी, उनके ढीले ढाले कपड़े और रास्ते से गुजरते लोग। उसे डर था कि लोग उन्हें ज्यादा घूरेंगे। मॉल ज्यादा दूर नहीं था। 2 सड़कें पार करते ही सू ने नोटिस किया कि मॉल उसके यादों से काफी बदल चुका था। 2 साल में इतना ब्रोस कर रही थी, रिनोवेशन हो गया था कि सब कुछ क्लासी लग रहा था। अंदर जाते ही उसने एक मोबाइल स्टोर देखा जिसमें सिम कार्ड का काउंटर भी था। वह ठिठकी, फिर मिंगमिंग को लेकर अंदर चली गई। स्टोर काफी बिजी था। सा जो लोगों से मिलना जुलना ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, ऑकवर्ड सी खड़ी रही। एक फीमेल स्टाफ ने मिंगिंग का सिर छूकर कहा, ओ कितना वेल बिहेव्ड बच्चा है, मैम फोन लेने आई है। तारीफ सुनकर साशी ने हल्की सी मुस्कान दी। फोन तो है, एसीएम चाहिए, अभी हो सकता है क्या? स्टाफ उसे काउंटर ले गई। ऑफ कोर्स कई प्लान्स हैं। फोन कौन सा है? अगर हमारे ब्रांड का है तो सिंपल डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट शब्द सुनते ही शशि की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत फोन निकाला। यह वाला आज ही सुबह लिया था, ठीक है ना? स्टाफ एक सेकंड को फ्रीज हो गई। यह तो बिल्कुल नया मॉडल है और सुबह एक हैंडसम आदमी इसे खरीद कर गया था। यह साफ था कि वही आदमी इन दोनों का पिता है, भले ही कपड़े सामान्य हो। स्टाफ मुस्कुराकर बोली, अच्छा वो हैंडसम आदमी आपके हस्बैंड है। योर लकी मैम, इस मॉडल पर यह वाला प्लान परफेक्ट है। टॉपअप 100 मिलेगा डबल बैलेंस और 600 फ्री मिनट्स। सीईओ को एक पल को चक्कर सा आया। लोग कह रहे थे कि उसका पति गुड मैन है, काश वो स्टाफ को बता पाती। ऐसे अच्छे आदमी को तो तुम ही घर ले जाओ। सिम लगने के बाद सीईओ ने एक बैंक अकाउंट खोला, तुम्हारे दिए पैसे जमा किए। कुल 5,000 में से 100 सिम में गए, 4,900 बच गए। फोन और बैंक कार्ड हाथ में लिए वह बाहर आई और आसपास की बिल्डिंग्स को देखकर पहली बार महसूस किया
जिंदगी बदली जा सकती है। वो मिंग मिंग को बाहर ले जा सकती है, काम कर सकती है, खुद और बेटी के लिए एक नई शुरुआत कर सकती है। तभी एक मीठी सी आवाज आई, मॉम आइसक्रीम मिल सकती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। मंगिंग की आंखें आइसक्रीम शॉप पर जमी थी। स्यासी उसके चेहरे पर एक चमक, हाँ पर बस एक ही बाइट, टमी दुखेगा। मां बब दोनों की यह खुशी लंबे समय बाद आई थी। उधर तुम नहा चुके थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि अगर हालात थोड़ा और बदल जाते तो शायद वापस ही ना आती। तुम शाम का खाना बनाने लगे। 2 मीट डिश, 2 वे। सोचा नूडल्स भी बना दूं, पर पता नहीं वो कब लौटेंगी, इसीलिए नूडल्स होल्ड पर रखे। तुम इंग्रेडिएंट्स काटकर वापस सोफे पर आ गए और पेरेंटिंग फोरम्स पढ़ने लगे। अगर बच्चा खाना ना खाए तो क्या करें? स्पिंकिंग इजेंट एन ऑप्शन। तुमने खुद ही सोचा, मंगिंग तो इतनी प्यारी है, वो खाना क्यों छोड़ेगी? 7:00 बज गए पर वो नहीं आए। बेचैन होकर तुमने जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक खुशबूदार हवा सामने आई। सो और मिंग मिंग वापस आ गई थी। सीओ चलते चलते एक अनजाना सा गुनगुनाती हुई आई, हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स। मिंग मिंग एक प्राणते की गेंद, हाथ से मां का दुपट्टा पकड़े, दूसरे में अपनी गुड़िया और सबसे बड़ा शौक, दोनों ने नए परफेक्टली फिटिंग कपड़े पहने थे। तुम्हें देखते ही मिंग मिंग की आलमंड आइस चमक उठी। वो दौड़कर बोली, डैडी। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी कि तुम लिटरली हिल गए। कांपते हाथों से तुम नीचे झुके, उसके बाल सहलाए, उसे गोद में उठाया और अंदर ले गए। डैडी टुडे नूडल बनाओ ना, 2 एग्स वाला। मुझे अंडे बहुत पसंद है। डैडी यू आर माई फेवरेट। शाओ अचानक इस बदलाव से थोड़ा घबरा गई। कुछ ही पल पहले मंगम ने कहा था कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करती है, और अब उसी मां को उसने अपने पिता के लिए ऐसे धोखा दे दिया जैसे लॉयल्टी उसका मिडिल नेम हो। अकिति ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। एग नूडल्स तैयार थे। तुमने कटोरा उसके सामने रखा, उसकी छोटी नाक को हल्का सा छेड़ा और बेडरूम की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि एक नन्हा हाथ तुम्हारी शर्ट पकड़ लेता है। डैडी क्या तुम मेरे साथ खाओगे? उसकी सॉफ्ट हिचकिचाती आवाज ने तुम्हारे कदम रोक दिए। पास में बैठी सीआईओ चुपचाप अपने बोल में देख रही थी। उसने ना ऊपर देखा ना कोई बात की, बस चुप। तुमने धीमे से सांस छोड़ी। सिचुएशन थोड़ी पेचीदा थी। आखिरकार तुमने कहा, ऑल राइट डैडी, याहीन रुकेगा तुमसे साथ खाने के लिए। मंगम के बगल में बैठते ही वह खुशनुमा एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी की दूसरी जगह थपथ पाने लगती है। तुम ऑकवर्डली वापस किचन जाते हो, अपने लिए भी नूडल्स लाते हो और उसके पास बैठ जाते हो। बाई तरफ साशियो, दाई तरफ तुम और बीच में मंगमिंग। पहली बार दोनों पेरेंट्स उसे घेर कर बैठे थे। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर थी, खाने खाती हुई कभी फीकी नहीं पड़ी। शाओ साओ को आखिर रोकना पड़ा। उसे डर था कि वह कहीं ज्यादा ना खा ले। डिनर के बाद मिनमिन चाहती थी कि मॉम और डैड दोनों उसके साथ प्रिंसेस हाउस में खेलें, पर उसकी यह विश पूरी नहीं हुई। तुम उसके साथ रुके, जबकि शाशी याओ चुपचाप वापस बेडरूम चली गई। तुम जानते थे कि टेबल पर बैठकर खाना ही उसके लिए बहुत बड़ा मेंटल बैटल था। तुमने सोचा, अगर तुम उसके जैसी पास्ट अब्यूज से गुजरे होते तो दुश्मन के साथ बैठना तो दूर, शायद कुछ और ही हो जाता। पुराने वाले तुम होते, आउटकम बहुत डार्क निकलता। तुम मिंगमिंग के साथ अगले कुछ घंटे खेलते रहे। 9:00 बजते बजते उसकी नींद टल रही थी, पर वह स्टर्बनली सो नहीं रही थी। इस बीच तुमने एक सीरियस बात नोटिस की। 3 साल की मिंग अब तक खुद से अपने जूते नहीं उतार पाती। प्री स्कूल के बच्चों के लिए यह चीज नॉर्मल होती है। तुम्हें समझ आया अनहेल्थी पास्ट एनवायरनमेंट का असर है। प्रोग्रेस टाइम लेगी, पेशेंस चाहिए। पर दिल में दर्द फिर भी हुआ। तभी साशा या बेडरूम से बाहर आई। कुछ बोली नहीं, पर उसकी नजरें तुम दोनों पर रुक गई। तुम तुरंत समझ गए। तुमने मिंग को उठाया, उसके चेहरे पर किस किया और कहा, चलो बेटा, अब सोने का टाइम है, कल डैडी फिर खेलेगा तुमसे, ओके? उसकी नींद से भरी आंखें थोड़ी खुली। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा, फिर सिया याओ की तरफ, और फिर तुम्हारी गर्दन में चेहरा छिपाकर बोली, आज मैं डैडी के साथ सोऊंगी। तुम कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह गए और सिया याओ का चेहरा हल्का सा डार्क पड़ गया। तुमने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे यह मेरी चॉइस नहीं बच्चे की है। शशि याओ के हाथ मुट्ठी में बंध गए। उसे अंदर ही अंदर पता था कि 2 दिनों में ही तुमने मिन का दिल जीता लिया। थोड़े से वॉशअप के बाद जब मंगम बेड पर तुम्हारे साथ चढ़ी और छोटे से कुवाला की तरह तुमसे चिपक गई, तुमने उसे अलाउ किया। पहली बार तुमने उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाई, वीडियो में देखी अपनी सूदिंग
कहानी वाली वॉइस याद करते हुए बोले, वंस अपॉन अ टाइम, एक खूबसूरत किंगडम में दो बहुत क्यूट बच्चे रहते थे और उनमें से एक का नाम था एल्सा। मंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हुई, चेहरे पर एक पीसफुल सा स्माइल, और वह सो गई। अगली सुबह वह भी सो ही रही थी कि तुम क्वाइटली बेडरूम से बाहर निकले और रनिंग के लिए लिविंग रूम पहुंचे। जैसे ही तुमने कॉफी टेबल देखी, तुम्हारी आंखें फैल गई। सारे क्रीम जार्स गायब, तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 2 घंटे की रनिंग, नहाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, सब खत्म कर तुम उसे उठाने गए। तुम्हारी जेंटल आवाज सुनकर वह जागी। आंखें मलते ही तुम्हें देखकर शरारती मुस्कान आई। उसने हाथ फैलाए, हग सिग्नल। तुमने उसे उठाया, यस्टरडे खरीदे, नए कपड़े पहनाए और उसे बाथरूम ले गए। ऑनलाइन सीखी चाइल्ड केयर टेक्निक्स असल में काफी मुश्किल निकली। उसका नाजुक शरीर सब संभाल करना पड़ रहा था। बाल बांधना तो और भी मुश्किल तिरछे हो गए। डैडी इज अ बिग डमी। मिंगमिंग ने मिरर में मेसी बाल देखकर मुंह फुलाया। तुमने उसकी नाक दबाई, वो हंस पड़ी। फिर उसने तुम्हारी नाक भी पीच कर दी। दरवाजे पर खड़ी शशि यह सब क्वाइटली देख रही थी। कुछ बोली नहीं, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ब्रेकफास्ट के बाद तुमने मिंग को सीओ के पास वापस नहीं भेजा। तुमने प्रिंसेस हाउस में ही उससे खेलते खेलते बेसिक 1 से 10 नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। उसकी लर्निंग में गैप समझकर तुमने प्लान बनाया। खेल खल में धीरे धीरे एसेंशियल चीजें सिखाओगे। मिंग जल्दी समझ रही थी और कल रात से वह नोटिसेबली ब्राइट और लाइवली लग रही थी। इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा था और यह दिल गर्म कर देने वाला एहसास था। साइड में बैठकर फोन पर ऐप स्क्रॉल कर रही थी, पर नजर बार बार तुम दोनों पर जा रही थी। उसे साफ दिख रहा था तुम उसे कितनी जेंटली नेचुरली चीजें सिखा रहे हो। उसके दिल में एक छोटी सी वार्मत उठी, एक रिग्रेट भी। वो हमेशा अपनी बेटी को अच्छे से पालना चाहती थी, पर पिछले फैमिली एनवायरनमेंट ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने फिर फोन स्क्रीन पर देखा, नए ऐप्स कितनी तेजी से डाउनलोड हो गए थे। वीसी चैट खोलते ही अनरीड मैसेजेस की लड़ी नजर आई। वो थे टेले के, वो असिस्टेंट जो 2 साल से उसके साथ काम कर रही थी। शादी के बाद से उसने इन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया था, पर तले लगातार उसे टेक्स्ट करती रही, पूछती हुई कि वह ठीक थे, पूछती हुई कि लड़ी कहे थे, है या नहीं। मैसेजेस पढ़ते हुए सू के दिल में एक हल्की गर्माहट उतर आई। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, सॉरी लेले, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। अब मैं ठीक हूं, डोंट वरी। जवाब ऑलमोस्ट तुरंत आ गया, जी तुम जिंदा हो। मैंने सोचा शादी के बाद तुम मुझे कभी टेक्स्ट नहीं करोगी। तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे ही गायब हुई कंपनी में गसिप आग की तरह फैल गया। वो इरिटेटिंग लूज जिया तो हद पार कर रही है। तुम्हारे बारे में झूठ फैलाकर कह रही है कि तुम डिर्व करती थी। बेहद गुस्सा आता है। साशों ने होंठ भी। वो जानती थी लेले सच कह रही थी। काम में वो लूजिया से आगे थी। अब उसके हटते ही लूजिया की कोशिशें वहीं थी, ऊपर आना, बदनाम करना, क्राउड को अपनी तरफ खींचना। उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, लेले तुम कैसी हो, लाइफ कैसी चल रही है। मैं ठीक हूं, शी डोंट वरी। मैं वो इंस्ट्रक्टेबल छोटी कॉकरोच हूं, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम वापस आ रही हो। श कुछ पल चुप रही। क्या वह कभी लौटेगी। उसने तुम पर नजर डाली, फिर मिंगम पर। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। प्रोबेबली नहीं, पर अगर तुम मिलना चाहो तो हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। उसने भेज दिया। उधर डाउनटाउन की टीएमए एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में पेटीट 1.66 मीटर की टलेली ने भारी इक्विपमेंट उतारा और एक्साइटमेंट में फोन चेक किया। आई, तले काम चोरी कर रही हो, जल्दी काम पर लगो। तुम्हें लगता है तुम अभी भी किसी पॉपुलर यंग स्टार की असिस्टेंट हो। अगर काम नहीं करना है तो निकल जाओ। वो औरत चेहरे से ही तीखी इयोगेंस से भरी, उसकी आंखें तिरछी और तिरस्कार से भरी हुई। खड़ी क्या देख रही हो, इक्विपमेंट उठाकर स्टूडियो ले जाओ। अगर मेरी रिकॉर्डिंग डिले हुई तो तुम जानती हो क्या होगा। तल ने हल्की सी आई रोल मारी, लेकिन चुपचाप इक्विपमेंट उठाकर स्टूडियो ले गई। घर पर शाऊ शाऊ मुस्कुराई जब उसने लेले का अगला मैसेज पढ़ा, शो मेरी सैटरडे ऑफ है, फिर बात करते हैं। उसने वीवो खोला। उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पुरानी उसकी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट थी। एक समय की लाखों वाली फॉलोइंग अब कुछ हजार रह गई थी। वो भी लॉयल फैंस जो अब भी केयरिंग कमेंट्स छोड़ते थे। वो क्यूरियोसिटी में ट्रेंडिंग देखती है। एक हेडलाइन चमकती है, अ लाइफ वी यू, मिस्टीरियस सिंगर एक्सप्लोस ओवरनाइट वी मिलियंस ऑफ व्यूज।
स्क्रीन ने ऑटो प्ले शुरू कर दिया। गिटार की जानी पहचानी धुन रूम में भर गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। तुमने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर मोड़ लिया। थोड़ा एब्रेस्ट। मिंगिंग मिंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गई। वो धीरे से सियाओ की गोद में घुस गई। साशियो फ्रीज हो गई। यह वही वॉइस, वही सॉन्ग जो उसने कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग के दौरान सुना था। मिंगम ने अपनी छोटी उंगली स्क्रीन की तरफ उठाई और सियाओ की तरफ चमकती आंखों से देखा। डैडी डैडी फोन में है। साशा ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसा कर बोली, अब समझी डैडी के पास इतना पैसा फर्नीचर खरीदने और घर का सब खर्च उठाने का रीजन क्या है। मिलियंस ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं उसे। अफोर्ड करना कोई सरप्राइज नहीं है। लिविंग रूम अचानक शांत हो गया। बस गाना ही तीनों के बीच हवा में तैरता रह गया। तुमने थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए अपना सिर घुमा लिया। डॉट मोंगमिंग की बड़ी बड़ी आंखें झपकीं और वह खुशी खुशी श्याओशी याओ की बाहों में गिर पड़ी, फोन की स्क्रीन को घूरते हुए। साशी याओ पूरी तरह से ठिठक गई। वह जानी पहचानी धुन, क्या वही गाना नहीं था जो कुछ दिन पहले कमरे से सुनाई दे रहा था? तो उस दिन तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सबसे पहले मिंग मिंग ही बोली। उसने अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई, फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और साशी की तरफ देखकर अपनी जिज्ञासा भरी बड़ी आंखों से पूछा, ये डैडी हैं? डैडी फोन के अंदर हैं। क्या ये डैडी हैं? साशी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर जवाब दिया। अब उसे समझ आया कि अचानक तुम्हारे पास फर्नीचर बदलने के लिए इतना पैसा कैसे आ गया। लाखों लाइक्स मिलने के बाद पैसा कैसे नहीं होता। उसने मुड़कर तुम्हारे तेज और सधे हुए चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। मिंग मिंग, जो अपनी मां के जवाब से बेहद खुश थी, और भी ज्यादा उत्साह के साथ तुम्हारी बाहों में कूद पड़ी। उसने अपने दोनों छोटे हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ लिया। उसकी बड़ी आंखें चमक से भरी हुई थीं। डैडी बहुत जेंटल हैं, उसने अपनी नरम सी आवाज में कहा। मिंग मिंग भी गाना चाहती है। मिंग मिंग भी फोन के अंदर जाना चाहती है। उसके छोटे छोटे मुलायम हाथ तुम्हारे चेहरे पर टिके हुए थे। तुम्हारे चेहरे का भाव पूरी तरह पिघल गया। तुमने भी उसके छोटे से चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। क्या मिंग मिंग को गाना पसंद है? हाँ। मिंग मिंग की आंखें बिना एक पल रुके जवाब देते हुए चांद की तरह मुड़ गईं। तुम्हारी मुस्कान और भी चमक उठी। ठीक है, डैडी मिंग मिंग को गाना सिखाएंगे। जब मिंग मिंग गाना सीख जाएगी तब हम साथ में उसे फोन पर डालेंगे। ठीक है। मिंग मिंग ने बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर उत्साह में तुम्हारे गाल पर एक बड़ा सा किस कर दिया। यह पाकर तुम खुशी से खिल उठे। मिंग मिंग की पूरी तरह से प्यार भरी नजरों के बीच तुम तेजी से साइड वाले बेडरूम में गए, अपनी गिटार निकाली और वापस आकर सोफे पर बैठ गए। तुमने गिटार को ट्यून किया और फिर ऊपर देखा तो पाया कि श्याओ और मिंग मिंग दोनों बिना पलक झपकाए तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। तुमने उंगलियों को तारों पर फिराया। आज डैडी सिर्फ मिंग मिंग के लिए एक गाना लिखेंगे। डैडी पहले एक बार गाना गाएंगे, फिर डैडी एक लाइन गाएंगे और मिंग मिंग एक लाइन गाएगी। ठीक है। मिंग मिंग ने उत्साह से सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। इस गाने का नाम है करेज एक्सप्लोजन। ध्यान से सुनना। मिंग मिंग। तुमने पहला कॉर्ड बजाया और एक चमकदार उछलती हुई धुन पूरे लिविंग रूम में भर गई। मिंग मिंग का रिदम सेंस हैरान करने वाला अच्छा था। वह हर बीट के साथ बिना सोचे अपना सिर और शरीर हिलाने लगी। तुम खुद भी उसके साथ झूमने लगे। इस पिता और बेटी की जोड़ी को परफेक्ट तालमेल में देखते हुए श्याओ की आंखें धीरे धीरे नरम हो गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसे पता भी नहीं चला कि वह भी उनके साथ झूमने लगी। पहली बार पूरा परिवार एक साथ खुशी में खो गया था। उस प्रथा पल में तो लिविंग रूम भी जैसे चमक उठा था। गाने के साथ मिंग मिंग ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींचकर एक हीरो सुपर हीरो जैसा पोज बनाया। तुमने गिटार रख दी और उसके साथ वही पोज किया, फिर आगे बढ़कर प्यार से उसकी नाक को छुआ। मिंग मिंग तुम्हारी बाहों में ढह गई। उसके दोनों छोटे हाथ तुम्हारी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गए। डैडी, मिंग मिंग को ऐसा ही अच्छा लगता है। डैडी, प्लीज पहले जैसे मत बनना। ठीक है। मिंग मिंग की नरम और मीठी आवाज तुम्हारे कानों में गूंज गई। तुम्हारा मुंह थोड़ा सा खुल गया और आंखें नम हो गईं। तुमने उसे अपने पास खींचकर कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके कपड़ों में छिपा लिया। हाँ, डैडी, नहीं बनेंगे। तुम्हारी आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। उस पल साशी याओ तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाई। उसकी अपनी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि पहले वाले दिन अब चले गए हैं, हमेशा के लिए। सबसे पहले तुमने खुद को संभाला। तुमने गिटार एक तरफ रखी
और मिंगमिंग को अपनी गोद में उठा लिया। मिंगमिंग, अब हम गाना सीखते हैं। डैडी एक लाइन गाएंगे, तुम मेरे बाद एक लाइन गाना। तैयार हो? ठीक है। मिंगमिंग ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद पिता और बेटी के बीच पूरा एक सिखाने का सेशन शुरू हो गया। पूरे सुबह लिविंग रूम उनकी आवाज़ों से गूंजता रहा। दोनों को गाने में पूरी तरह डूबा हुआ देखकर शाओ चुपचाप खाना बनाने चली गई। हालांकि उसका खाना तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। खाने की टेबल पर मिंगमिंग बार बार जोर से कह रही थी कि अब से उसे हर दिन डैडी ही खाना बनाकर खिलाएं, जिस पर शाओ ने हल्की सी जलन भरी नजर डाली, जबकि अंदर ही अंदर वह थोड़ा खींच भी रही थी। तुम छोटी सी गद्दार, 2 दिन में ही पट गई। लेकिन यही तो असली परिवार की गर्माहट होती है। मिंगमिंग बहुत जल्दी सीख गई। सिर्फ 3 दिनों में ही वह करेज एक्सप्लोजन पूरा गाना गा सकती थी। मिंगमिंग के जोर देने पर तुमने उसका एक वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वीडियो में मिंगमिंग ने गुलाबी प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई थी और बालों में एक बड़ा सा बो लगा था। उसका छोटा सा शरीर म्यूजिक के साथ झूम रहा था। बेहद प्यारी लग रही थी। कैमरे के पीछे तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि यह मेरी बेटी है और मुझे उस पर बहुत गर्व है। साशी, जो एक तरफ खड़ी देख रही थी, तुम्हारे चेहरे का वह एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी रोकते रोकते लगभग खांस पड़ी। उसने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इन 3 दिनों में तुम्हारे अच्छे व्यवहार ने तुम्हारे और शाओ के बीच काफी नरमी ला दी थी। यहां तक कि अब वह खुद से तुमसे बात भी शुरू करने लगी थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन शिंग याओ अकाउंट से आया दूसरा वीडियो एक बच्चों का गाना निकला। हमेशा की तरह ओरिजिनल और पहले जितना ही खूबसूरत। डोइन हेडक्वार्टर में शैली ने इस वीडियो को लगभग तुरंत देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद उसने बिना सोचे इसे मैक्सिमम बूस्ट दे दिया। कितनी प्यारी सी बच्ची है और कितना शानदार गाना। शैली कान से कान तक मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई एनिमेशन इमोजी असल में आ गया हो। लगभग तुरंत ही डोइन का ट्रेंडिंग पेज फिर से फट पड़ा। अ लाइफ टाइम विद यू का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था और अब करेज एक्सप्लोजन दूसरी लहर की तरह आ गया। यह वीडियो और भी तेजी से ऊपर भी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, चढ़ा। सिर्फ एक दोपहर में ही लाइक्स 50 लाख तक पहुंच गए और कमेंट सेक्शन इतना भर गया कि शाम तक तुम्हें मजबूर होकर फिर से अपना फोन साइलेंट करना पड़ा। तुम सोफे पर मिंगमिंग को गोद में लिए बैठे थे और कमेंट्स पढ़ते हुए खुश हो रहे थे। कमेंट सेक्शन तो जैसे खजाना था। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं 100 मील के अंदर किसी लड़के को आने ही नहीं देता। सबसे ज्यादा लाइक वाला कमेंट, जैसे बाप वैसी बेटी। डैड ने अ लाइफ टाइम विद यू से रॉयल फ्लश मारा और बेटी ने करेज एक्सप्लोजन से परफेक्ट कंटिन्यूएशन दिया। क्या इसका मतलब अगला वीडियो मम्मी का होगा? अगले दिन शनिवार को तुम अपनी मॉर्निंग रन खत्म करके दरवाजा खोलते हुए अंदर आए, अभी भी पसीना पोंछते हुए, और सीधे शाओ से टकरा गए जो बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसने अभी अभी शावर लिया था और एक नई स्ट्रैपी स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। वह अपने बाल सुखा रही थी और उसके गाल हल्के गुलाबी हो रखे थे। तुम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रही थी। गए तुम्हारे मन में एक पंक्ति आई, जैसे साफ पानी से निकला कमल, वैसी प्राकृतिक सुंदरता इस वक्त शाओ पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। तुम्हें इस तरह खड़ा घूरते देखकर शाओ ने तुरंत अपने हाथ सीने पर क्रॉस कर लिए। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया था। शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन फिर भी यह पल ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग अभी अभी डेटिंग शुरू कर रहे हों। गुड मॉर्निंग, शाओ ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसके कदम पहले ही जल्दी जल्दी बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग, तुमने साधारण सा जवाब दिया। साशी याओ ने कुछ और नहीं कहा। वह लगभग भागती हुई कमरे में चली गई। तुमने हल्की सी बेबस हंसी छोड़ी, अपने बिखरे हुए ख्यालों को झटका और गुनगुनाते हुए बाथरूम की तरफ चले गए। शावर लेना, नाश्ता बनाना, मिंगमिंग को उठाना, यही रोज का क्रम था। जब तुमने बेडरूम का दरवाजा खोला, मिंगमिंग अभी भी गहरी नींद में थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वह तुम्हारे बड़े बिस्तर पर एक छोटी सी स्टारफिश की तरह फैली हुई थी। कुछ दिनों से सही खाना और आराम मिलने की वजह से उसके गालों में रंग वापस आ गया था। वह अब भी उतनी ही शरारती थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह पहले से बेहतर लग रही है। तुम बिस्तर के किनारे बैठ गए और कुछ देर उसे देखते रहे, फिर झुककर प्यार से उसकी छोटी सी नाक को दबाया। मिंगमिंग, उठने का टाइम हो गया है, चलो खाना खाते हैं। बिस्तर पर पड़ी छोटी सी बच्ची ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, धीरे से एक आंख खोली और जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसके होंठों के कोने अपने आप मुस्कुरा उठे।
उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। डैडी, उसकी आवाज नरम और मीठी थी। तुम मुस्कुराए, उसे गोद में उठाया, बेडरूम से बाहर ले आए और सिंक के सामने रखे छोटे स्टूल पर बैठा दिया। पिछले 2 दिनों से मिंगमिंग खुद ही अपना चेहरा धो रही थी और दांत ब्रश कर रही थी। तुम उसके पास खड़े होकर उसे देखते रहे, टूथपेस्ट लगाकर देते, तौलिया पकड़ाते। मिंगमिंग बहुत तेज थी। सिर्फ 2 दिन में उसने पूरा रूटीन सीख लिया था। उसी समय शाओ भी कमरे से बाहर आई। उसके लंबे बाल ऊपर एक हाई बन में बंधे हुए थे और उसे देखकर तुम्हारी आंखें अनायास ही चमक उठीं। तुमने मन ही मन सिर हिलाया। यही तो असली एनर्जी होती है किसी 20 साल की लड़की में। हालांकि अभी भी वह थोड़ी ज्यादा पतली थी। अगर थोड़ा सा और भरा हुआ चेहरा होता तो और भी खूबसूरत लगती। साशी याओ के अंदर अब भी हल्की घबराहट थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। घर में इस तरह तैयार होकर बाहर आना उसके लिए पहली बार था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कैसी लग रही है। उसने चुपके से तुम्हारी तरफ देखा। तुम अभी भी मिंगमिंग में लगे हुए थे और वह धीरे से डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। अभी उसकी आंखें एक पल के लिए जरूर चमकी थीं, तो इसका मतलब वह अच्छी लग रही है। लेकिन उसे इससे फर्क क्यों पड़ रहा था कि तुम क्या सोचते हो? शाओ ने हल्की सी झुंझलाहट में अपने गाल फुला लिए और चॉपस्टिक से अपने कटोरे में रखी खिचड़ी को हिलाने लगी। वह खुद पर ही चिढ़ रही थी। तभी तुम मिंगमिंग को गोद में लिए हुए उसे तैयार करके वहां आ गए। मिंगमिंग ने मीठी आवाज में मामा कहा और अपनी छोटी सी स्पेशल चम्मच उठाकर अपने कटोरे में रखी बाजरे की खिचड़ी को हिलाने लगी। क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चलोगे? तुम सिर झुकाकर नाश्ता कर रहे थे। शाओ के सवाल पर ऊपर देखा तो थोड़ा हैरान से लगे। साशी याओ ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन नजरें तुमसे नहीं मिला पाई। उसके कानों तक हल्की गुलाबी आभा फैल गई थी। ठीक है, तुमने बिना हिचक के हामी भर दी। बाहर सड़क पर तुमने एक टैक्सी रोकी। आज तुम्हारा गंतव्य था शहर के सेंटर में स्थित यीदा प्लाजा। शाओ ने वहां एक मिल्क टी शॉप में अपनी पुरानी असिस्टेंट ताओ लेले से मिलने का प्लान बनाया था। तुम्हें और मिंगमिंग को साथ लाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि ताओ लेले मिंगमिंग को देखना चाहती थी, और पिछले कुछ दिनों से मिंगमिंग तुम्हारी छोटी सी परछाई बन गई थी। हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी, इसलिए तुम बस उसके साथ आ गए थे। 2 साल बाद वह आखिरकार फिर से शाओ से मिलने वाली थी। ताओ लेले का दिल उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। वह पहले ही आ गई थी, कई कप मिल्क टी खरीद कर बैठी थी और उसकी नजरें लगातार एंट्रेंस पर टिकी हुई थीं। ताओ लेले और शाओ 1.5 साल तक साथ काम कर चुके थे। दोनों बहनों की तरह करीब थे। साशी हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बस अफसोस यही था कि बाद में शाओ तुम्हारे साथ आ गई थी और ताओ लेले कभी समझ नहीं पाई कि शाओ जैसे किसी साधारण इंसान के साथ क्यों रहना चाहती है। उसने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय शाओ अपने फैसले पर पूरी तरह अड्डी हुई थी। ताओ लेले अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसने दरवाजे से अंदर आते हुए उस जानी पहचानी आकृति को देखा जो एक उछलती कूदती छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत खड़ी हो गई और जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। शाओ, यहां। शाओ ने आवाज सुनी, ऊपर देखा और ताओ लेले का उत्साह से भरा हुआ हाथ देखा। तुरंत उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेले बिल्कुल नहीं बदली थी, अब भी उतनी ही छुलबुली और जिंदा दिल थी। जैसे ही वे पास आए, दोनों की आंखें सिर्फ खुशी से ही नहीं बल्कि और भी भावनाओं से भर गईं। इतने लंबे समय बाद मिलकर दोनों अपने जज्बात संभाल नहीं पा रही थीं। ताओ लेले ने ध्यान से शाओ को देखा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने शाओ का हाथ पकड़ लिया। उसके होंठ हल्के कांप रहे थे। शाओ, तुम कितनी पतली हो गई हो। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? वह कहाँ है? मैं खुद उससे बात करूंगी। शाओ ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाकर मना कर दिया। वह ताओ लेले के पास बैठ गई, मिंगमिंग को अपनी गोद में खींच लिया और धीरे से बोली, लेले, चिंता मत करो, अब वह मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद काम कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूं, शाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। दोनों आपस में बातें करने लगीं, एक दूसरे को अपनी अपनी खबरें बताने लगीं। कुछ देर बाद ताओ लेले की नजर आखिरकार उस छोटी सी बच्ची पर गई, जो पूरे समय चुपचाप उनके पास बैठी हुई थी। वह शाओ से बातों में इतनी खो गई थी कि अब तक उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह बिल्कुल शाओ जैसी दिख रही थी, जैसे एक ही सांचे में ढली हो, खासकर उसकी चमकदार और भावों से भरी आंखें
एक नज़र में ही कोई भी उस पर फिदा हो जाए। क्या यह मिंगमिंग है शाओ? बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। कितनी प्यारी है। यह कहते हुए ताओ लेले अपनी सीट से उठी, झुककर मिंगमिंग के सामने बैठ गई और प्यार से उसके गाल को छुआ। फिर उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। मिंगमिंग भी शाओ की तरह बहुत ज्यादा पतली थी। ताओ लेले के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वह बेकार आदमी शाओ और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जितना वह सोचती उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। वह सीधे जाकर उससे बात करना चाहती थी। उसने ऊपर देखकर शाओ से पूछा, तुमने कहा था वह भी आने वाला है, वह कहाँ है? शाओ को ताओ लेले की नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए, इसलिए उसने हल्की सी अजीब सी हंसी हंस दी। वह आइसक्रीम लेने गया है, बच्चों के लिए लाइन में लगा है। ताओ लेले ने श्याओ के चेहरे के भाव तुरंत पकड़ लिए और इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। श्याओ हमेशा से ही नरम और शांत स्वभाव की थी, लेकिन अब उसकी उस नरमी के नीचे एक झिझक भी छिपी हुई थी जो साफ महसूस हो रही थी। ताओ लेले को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ठंडी सी आवाज में सांस छोड़ी, वापस अपनी सीट पर बैठ गई, दांत भींचते हुए मन ही मन तुम्हें सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी। तभी वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसकी नजरें तेज हो गईं और मिल्क टी शॉप के दरवाजे की तरफ टिक गईं। श्याओ ने पलक झपकाई। उसका चेहरा और भी अजीब सा हो गया। उसे लगा कि तुम आ गए हो, और यही देखकर लेले फिर से भड़क गई है। वह मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से एक तेज और चुभती हुई आवाज आई। लेले, तुम्हारे पास यहां बैठकर मिल्क टी पीने का टाइम है? मैंने जो काम दिया था वह पूरा हुआ या नहीं? लूचियन, थोड़ा आराम कर लो, आज छुट्टी का दिन है। ताओ लेले का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने सामने खड़ी लड़की को ऐसे घूरा जैसे कोई बिल्ली गुस्से में फुफकार रही हो। श्याओ ने मुड़कर देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। लूचियन, उसकी पुरानी सहकर्मी और उसी कंपनी की एक उभरती हुई सिंगर जो सीरियस आर्टिस्ट के रास्ते पर थी। क्या बात है श्याओ, तुम घर पर अच्छी बीवी बनकर नहीं बैठी हो, यहां लेले से मिलने आ गई हो। लूचियन की आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उसकी बातों में जहर भरा हुआ था। श्याओ कुछ कहती, उससे पहले ही ताओ लेले फट पड़ी। लूचियन, अपने काम से मतलब रखो, आज वर्क डे नहीं है, इसलिए ये ताने मारना बंद करो। चलो श्याओ, यहां एक पागल कुत्ता भौंक रहा है, हमारा मूड खराब हो जाएगा। ताओ लेले तुरंत खड़ी हुई, मिंगमिंग को उठाया और श्याओ का हाथ पकड़कर जाने लगी। लेकिन लूचियन उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसने श्याओ को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होंठों पर एक ताना मारती हुई मुस्कान आ गई। श्याओ, तुम कितनी पतली हो गई हो, जिंदगी ठीक नहीं चल रही क्या? अगर नहीं चल रही तो कह दो छोटी बहन, मैं थोड़ी मदद कर सकती हूं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। लेले को देखो, अब वह मेरे नीचे छोटे मोटे काम कर रही है और उसकी जिंदगी भी बुरी नहीं है ना? ताओ लेले का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ कहे लू चियन को घूरती रही। श्याओ ने तुरंत ताओ लेले की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। छोटे मोटे काम का मतलब था नीचे स्तर का काम। कंपनी ने उसके साथ ऐसा कैसे किया? लेकिन यह सवाल पूछने का समय नहीं था। जब श्याओ ने वापस लू चियन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, ताओ लेले ने खुद बोलना शुरू कर दिया। मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है। मैं तब रिजाइन कर दूंगी। और जहां तक कुछ लोगों की बात है, उम्मीद है कि वे इतनी ऊंचाई पर न पहुंच जाएं कि गिरने पर टूट जाएं। अगर शाओ वापस आ गई तो शायद कुछ लोगों की नींद भी उड़ जाएगी। लूचियन यह सुनकर थोड़ी सख्त हो गई। उसका शाओ के साथ पुराना हिसाब किताब था। 1.5 साल तक शाओ ने उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। उस दौरान किसी को लू चियन का नाम तक नहीं पता था। लेकिन वह जल्दी संभल गई और शाओ को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए बोली, कम बैक, यह तो सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। कौन सी कंपनी एक ऐसे कलाकार को साइन करेगी जो खत्म हो चुका है और ऊपर से बच्चे को लेकर घूम रहा है? बच्चे की बात चली है तो उसने मिंगमिंग की तरफ देखा। यह तो काफी क्यूट है, तुम इसे अगला स्टार बनाने के बारे में सोच सकती हो। इतना कहकर लूचियन ने घमंड भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया और मिंगमिंग के गाल को छूने ही वाली थी कि तभी एकदम से आवाज गूंजी, हाथ मत लगाना उसे, अगर छुआ तो तुम्हारे पास रोने की जगह भी नहीं बचेगी। यह बात एक साथ 2 आवाजों में निकली, एक श्याओ की और दूसरी तुम्हारी, जो गहरी और ठंडी थी। तुम तेज कदमों से आगे बढ़े, आंखें सख्त और ठंडी थीं। श्याओ के सामने आकर खड़े हो गए, तीनों को आइसक्रीम थमाई
और खुद को उनके और लू चियन के बीच खड़ा कर लिया। लू चियन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। जब तुम गुस्से में होते थे तो उसका असर साफ महसूस होता था, लेकिन उसने खुद को संभाला, तुम्हें ध्यान से देखा और अचानक हंस पड़ी। ओह, तो यह वही बेकार सा सुंदर लड़का है। मैं सोच रही थी कौन है। तो तुम हो। क्या करोगे? यहां सबके सामने मारोगे? तुमने भौहें सिकोड़कर पीछे श्याओ की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो, यह कौन है? वह मेरी पुरानी कंपनी की सिंगर है। यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। श्याओ ने धीमे से जवाब दिया, उसकी आंखें हल्की झुकी हुई थीं। यह देखकर तुम्हारा चेहरा और सख्त हो गया। तुमने हल्की सी सांस ली और बात को वहीं छोड़ दिया। फिर तुमने लू चियन की तरफ देखा और कहा, सिंगर, माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन इतना पता है कि अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हटो। तुमने यह बात पूरी गंभीरता से कही। लू चियन की आवाज और तेज हो गई। अपनी औकात में रहो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम गाओ चोंग और सुबिन जैसे आइडल्स के पीछे घूमते रहते थे, उन्हें खुश करने के लिए पैसे उड़ाते थे, और अब यहां आकर खुद को बड़ा समझ रहे हो? तुमने इन नामों को दिमाग में घुमाया और याद किया। हाँ, पहले वह उनसे जुड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं उन्हें भी नहीं जानता। अगर ज्यादा बोली तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। लू चियन ने तुम्हें घूरा, फिर साइड में हट गई। तुमने श्याओ का हाथ पकड़ा, ताओ लेले को इशारा किया और सीधे बाहर निकल गए। लेकिन जाते जाते लू चियन खुद को रोक नहीं पाई और पीछे से बोली, अफसोस है कि कुछ लोग कभी फिर से गा नहीं पाएंगे। श्याओ, मेरा नया गाना इस महीने के अंत में आ रहा है। वह हंस रही थी, जैसे उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ताओ लेले का मन कर रहा था कि वह पलटकर उसे थप्पड़ मार दे। उसे पता था कि श्याओ को गाना कितना पसंद है, और इस तरह ताना मारना बहुत क्रूर था। तुम्हारे कदम एक पल के लिए धीमे हुए। तुमने पीछे मुड़कर लू चियन को देखा, नजरें गहरी और शांत थीं, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। श्याओ चुप रही, उसने अपने होंठ दबा लिए। तभी एक छोटी सी साफ आवाज गूंजी, मासूम, लेकिन पूरी तरह पक्की, मामा उससे अच्छा गाती हैं, तुम बहुत बुरी हो। सब एक पल के लिए रुक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मिंगमिंग ऐसा कहेगी। तुम एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुरा दिए और उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तो मेरी बेटी है। तुम्हारे अंदर का सारा गुस्सा उसी पल खत्म हो गया। तुम बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। सब लोग उस जगह से दूर आ गए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और बैठ गए। साशी याओ और ताओ लेले फिर से बात करने लगीं। कुछ बातें थीं जो श्याओ सड़क पर नहीं पूछ पाई थी। अब जब वे आराम से बैठे थे, उसने ताओ लेले का हाथ पकड़ा और पूछा, लेले, तुम लू चियन के नीचे ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रही हो? और या का क्या हुआ? वह अब क्या कर रही है? या श्याओ की पुरानी मैनेजर थी, लगभग 40 साल की, और उसने हमेशा श्याओ को अपनी बेटी की तरह माना था। यह सवाल सुनकर ताओ लेले का चेहरा उतर गया। तुम्हारे जाने के बाद यूनिया को भी कुछ समय बाद निकाल दिया गया। उसने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसकी मां बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे अपनी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में रहना पड़ता था, इसलिए उसने वहीं रहकर काम करने वाली केयर गिवर की नौकरी कर ली। श्याओ ने कभी नहीं सोचा था कि या की हालत इतनी गिर जाएगी। उसके सामने की दुनिया जैसे धुंधली सी हो गई। उसके दिमाग में या की पुरानी छवि उभरी, तेज, समझदार और आत्मविश्वासी। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। श्याओ ने अपने होंठ भींच लिए। उसे पता था कि यह सब उसकी ही गलती थी। अगर वह इतनी जिद्दी और जल्दबाज न होती तो यूना की हालत ऐसी नहीं होती। उसने बार बार कंपनी के खिलाफ जाकर फैसले लिए थे, लेकिन उसके पास पैसा और ताकत थी, इसलिए कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वह बिना पीछे देखे चली गई थी, लेकिन उसके बाद या के साथ क्या हुआ होगा यह समझना मुश्किल नहीं था। माहौल भारी हो गया। सबने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और थोड़ी देर और बात करने के बाद ताओ लेले ने जल्दी में विदा ली और चली गई। श्याओ का मन अब भी भारी था। उन्होंने सोचा था कि दोपहर में मिंगमिंग को अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, लेकिन अब उसका बिल्कुल मन नहीं था। तुम उसकी हालत साफ महसूस कर सकते थे। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कह पाए। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया था कि श्याओ ने उस समय तुमसे शादी करने की जिद क्यों की थी, जैसे वह किसी जादू के असर में थी। असली तुम भी नहीं जानते थे, और तुम भी नहीं जानते। श्याओ घर जाना चाहती थी, अकेले रहकर सब सोचने के लिए, लेकिन जब उसने मिंगमिंग की उम्मीद भरी आंखें देखीं तो वह उसे मना नहीं कर पाई। मिंगमिंग के लिए तीनों आखिरकार अम्यूजमेंट पार्क गए।
मिंगमिंग बहुत खुश थी। यह उसका पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आना था। उसने श्याओ का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागने लगी। श्याओ ने खुद को संभाला। वह नहीं चाहती थी कि मिंगमिंग अपने पहले अम्यूजमेंट पार्क की याद एक उदास परिवार के साथ जोड़े। उन्होंने सबसे पहले कैरोसेल राइड ली, फिर धीरे धीरे बाकी राइड्स भी कीं और देखते ही देखते शाम हो गई। पूरे पार्क में रंग बिरंगी लाइट्स जल उठीं। आखिरी राइड थी फेरिस व्हील। जब तुम मिंगमिंग को गोद में उठाए श्याओ के साथ केबिन में बैठे, तब तक मिंगमिंग तुम्हारे सीने से लगी हुई सो चुकी थी। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे की चमकती हुई इमारतें छोटी होती जा रही थीं। तुम्हें यह नहीं पता था कि यह श्याओ का भी पहला अम्यूजमेंट पार्क था और पहली बार वह फेरिस व्हील पर बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी और उत्सुक थीं। वह खिड़की से बाहर सब कुछ हैरानी से देख रही थी। वह बाहर देख रही थी और तुम उसे। शायद उसे तुम्हारी नजरों का एहसास हो गया था। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए और उसने तुम्हारी तरफ एक हल्की सी नाराज नजर डाली जो तुमने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे संभालना आसान नहीं था। केबिन की हल्की रोशनी उसके पतले चेहरे पर पड़ रही थी और एक पल के लिए तुम उसकी खूबसूरती में खो गए। फेरिस व्हील ऊपर चढ़ता रहा। तभी अचानक पूरे पार्क में एक साथ आतिशबाजी शुरू हो गई। उन तब की बार रोशनी के बीच तुमने साफ देखा, श्याओ के चेहरे पर एक सच्ची और बेफिक्र मुस्कान थी जो उसके दिल की गहराई से आई थी। तुम कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। फेरिस व्हील अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गया। आतिशबाजी और करीब चमकने लगी। श्याओ का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अब तुम्हें पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। आतिशबाजी की आवाज के बीच तुम्हारी आवाज धीमी थी। श्याओ ठीक से सुन नहीं पाई। उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। तुमने उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हारी नजरें अब भी आसमान में फैलते रंगों पर थीं। तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो। यह सुरक्षित नहीं है। लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब तुम्हें पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है